अस्सलाम वालेकुम। 2011 प्राइवेट एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर कॉमर्स स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्या है? ऑनर्स इक्विटी इन द बिजनेस अराइजेस फ्रॉम दीज टू सोर्सेस। ऑनर्स इक्विटी क्या होती है? कैपिटल। अब कैपिटल कहाँ से आता है, उसकी क्या सोर्सेज है? देखिए, नेट इनकम, बिल्कुल इनकम जो होती है उससे कैपिटल बढ़ता है, लेकिन कैश से नहीं बढ़ता। नेट प्रॉफिट, बिल्कुल नेट प्रॉफिट और नेट इनकम एक ही बात है, लेकिन ड्राइंग से तो कैपिटल कम होता है। सी, नेट प्रॉफिट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट। सी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट है कि जो हमारा प्रॉफिट होता है उससे, और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता है मालिक, उससे हमारा क्या कहते हैं, ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज करती है। और ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज करने के दो रीजंस होते हैं, एक नेट लॉस और ड्राइंग की, याद रखिएगा। ऑनर्स इक्विटी जो डिक्रीज करते हैं उसके दो रीजंस होते हैं। मैं यहाँ बॉक्स बना के आपको बता देता हूँ। ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज करने के दो रीजन, दो फैक्टर होते हैं, एक नेट प्रॉफिट प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। सही है। इसी तरह इसको डिक्रीज करने के भी दो ही रीजंस होते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। उसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। डिक्रीज करने की भी दो ही रीजन है, एक ड्राइंग और दूसरा नेट लॉस। सही है बच्चों, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। राइट, ये अपने पास आप कॉपी भी कर लीजिएगा। अच्छा भाई, आ जाए सेकंड पे आ जाए। दिस अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, सेल्स डिस्काउंट, ऑफिस सप्लाईज। नंबर थर्ड, द अकाउंट ऑफ टोटलिंग ऑफ मनी फ्रॉम कॉलम्स ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड द एक्ट ऑफ टोटलिंग। द एक्ट ऑफ टोटलिंग, टोटलिंग जो हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? फुटिंग। फुटिंग में हम यही काम करते हैं। फुटिंग में बच्चों हम यही काम कर रहे होते हैं कि टोटलिंग कर रहे होते हैं और टोटल करके लिखते हैं दोनों कॉलम्स का अमाउंट। नंबर फोर, द टर्म अकाउंटिंग पीरियड मीन्स द स्पैन ऑफ टाइम कवर्ड बाय। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? वो टाइम पीरियड जिसकी हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस दौरान हमारा एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटी कितनी है। द टर्म अकाउंटिंग पीरियड मीन्स स्पेन द टाइम कवर्ड बाय इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑल ऑफ दिस। ये सारे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैश फ्लो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, मैं सिर्फ सिंपली थोड़ा सा बता दूं। कैश फ्लो क्या स्टेटमेंट होती है? जितना भी बिजनेस में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है ना, उसके वो सारे सोर्सेज बताता है कि कैश हमारे पास ओपनिंग कितना था, फिर ड्यूरिंग द पीरियड हमारे पास कैश किन किन सोर्सेज से जनरेट हुआ है और कहाँ कहाँ हमारा कैश कंज्यूम हुआ है, इसको कहते हैं। नंबर फिफ्थ, ग्रॉस प्रॉफिट इज। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ सेल्स रेवेन्यू ओवर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी भी पढ़ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, ये बिल्कुल गलत है। सेल्स लेस एंडिंग स्टॉक, नेट प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस, ये बिल्कुल गलत है। ए बिल्कुल ऑप्शन सही है। सेल्स जितनी भी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जितनी जितनी ज्यादा होगी, इसको भी देखें, अगर मैं बॉक्स में आपको बना के दिखाऊं। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखें, सेल्स जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपके क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और कॉस्ट जितनी कम होगी, तो एक्सेस ऑफ सेल्स रेवेन्यू, यानी सेल्स जितनी ज्यादा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, वो आपका कहलाता है। सही है। आ जाए नंबर 6 पे। अकाउंट्स आर अपडेटेड
at the end of accounting period by correcting entry, general entry, adjusting entry. सी ऑप्शन, डी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल उसका सही है कि अकाउंट जो हमारे अपडेट होते हैं वो हमारे किससे होते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज से होते हैं. Bad debt expense are selling expense, administrative expense, operating expense, preliminary expense. अच्छा देखें, बेसिकली आप लोगों ने तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस पढ़ा है. ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर सेलिंग और एडमिन दोनों इस तरह के एक्सपेंसेस आ जाते हैं. बैड डेट कौन सा एक्सपेंस है? आपको पता है बैड डेट्स होती क्या है कि हम किसी भी कस्टमर को क्रेडिट पे माल बेचते हैं और फिर हमें ये डाउट होता है या उससे रिकवरी नहीं हो पाती, तो जो रिकवरी नहीं हो पाती वो हमारा एक्सपेंस हो जाता है. तो हम माल बेचते हैं उसको ताकि हमारी सेल्स इंक्रीज कर सके, तो ये हमारा सेलिंग एक्सपेंस है. सही है. और सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट होता है. सही है, ये याद रखिएगा. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्लूड नॉन कैश एक्सपेंस, कैश एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ऑल ऑफ दिस. डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है. आपको पता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री क्या बनती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट. तो कैश ना आता है ना जाता है इसमें. सही है, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है. अच्छा भाई, ये क्या है? सप्लाईज ऑन एंड. इसको हम एक बॉक्स में बना के कर लेते हैं. ये कैसे होगा MCQ सॉल्व? देखिए वो आपसे क्या कह रहा है, सप्लाईज पहले हमारे पास कितनी थी? 140 की सप्लाईज थी. फिर हमने 530 की और खरीदी. कंज्यूम कितनी करनी? 480. माइनस कर दें तो इक्वल टू आंसर क्या आएगा? करके देख लीजिए बच्चों आप लोग कैलकुलेटर में. 140 प्लस 530 तो 630. 630 और 670. 670 में से आप माइनस कर दें 480. मैं एक मिनट कैलकुलेटर में करके बता देता हूँ आप लोगों को. 140 प्लस 530 माइनस 480. तो बच्चों इसका आंसर आ रहा है 190. आप देखें ऑप्शंस में कोई 190 है? बिल्कुल देखें आपके पास ऑप्शन में मौजूद है एक 190. 190 करेक्ट ऑप्शन है इसका. राइट. अब आ जाए नंबर 10 पे. अकाउंटिंग साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉलोड ड्यूरिंग. अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है? सीक्वेंस होती है अकाउंटिंग प्रोसीजर के जो किसी पीरियड में, किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में, चाहे वो 1 महीने का हो, 1 साल का हो, 10 साल का हो, 5 साल का हो, अकाउंटिंग पीरियड के दौरान की होती है. सही है, इसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है. नंबर 11, व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट इज जीरो इट इंप्लाइज दैट. बच्चों ये भी देखें बहुत आसान है, इसको भी जरा आप इक्वेशन से समझ लीजिए. देखें ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं COGS. अब देखें वो कह रहा है कि जब ग्रॉस प्रॉफिट जीरो है, तो ग्रॉस प्रॉफिट जीरो कब होगा? आप खुद देखें. फॉर एग्जाम्पल जीपी इक्वल्स टू 5000 की सेल्स है, उसमें से मैं 5000 ही माइनस करूंगा तो आंसर जीरो आएगा ना. तो जीपी, और जब 5000 में से 5000 माइनस होंगे तो जीरो. इट मीन सेल्स और कॉस्ट बराबर है दोनों के. तो जब सेल्स इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, तब जीपी क्या होता है? जीरो के बराबर होता है. सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई? नेट सेल्स इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. सही है. व्हेन डिपॉजिटर्स बुक शोज अ क्रेडिट बैंक बैलेंस. व्हेन डिपॉजिटर्स यानी मैं पैसे जमा करा रहा हूँ, मेरे पास अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब अमाउंट ओवर ड्रॉन हो गया. मेरे पास इतना पैसा था, मैंने उससे ज्यादा निकाल लिया. ये ऑप्शन बिल्कुल सही है. अमाउंट डिपॉजिटेड नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग चेक ये सब नहीं है. अ बैंक डज नॉट पे अगेंस्ट चेक इफ दे आर ओवर 6 मंथ्स. आपको पता है चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ्स होती है. 6 मंथ से ऊपर हो जाएगा तो उसको पे नहीं करते. सही है, यानी एक्सपायरी होती है. चेक की जो ड्यूरेशन होती है वो 6 मंथ्स होती है, उससे ज्यादा के ऊपर के चेक को पे नहीं करते. द फॉलोइंग बैंक अकाउंट इज सब्जेक्ट टू ज़कात डिडक्शन. ज़कात क्या होती है? बेसिकली ये सेकेंड ईयर बैंकिंग में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. ज़कात 1 साल पे जो टाइम गुजरता है, जो पैसे आपके रखे हुए बैंक में उस पे होती है. तो वो सेविंग अकाउंट होता है. सही, सेविंग अकाउंट पे ज़कात डिडक्ट होती है. कैश बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ
आसान है बच्चों, ये लेजर लेजर का काम करती है कैश बुक। एन अकाउंटिंग बुक यूज्ड फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस, ये बहुत आसान आ गया बच्चों, पेटी कैश बुक, इजी एमसीक्यूज है। नंबर 17, a check received for 4,000 and recorded in the bank column receipt side of a cash book. The balance of cash will show no effect. A check is received for 4,000 and recorded in bank. The balance of cash will show, बैलेंस शो करेगा बच्चों। अच्छा, इसको पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि मेरे पास ये गलत लिखा हुआ हो, तो इसको हम देख लेंगे, लेकिन ये जो लिखा हुआ है उस हिसाब से तो इसका बी ऑप्शन है कि हमारे पास 4,000 रुपये आए, हमने उसको जमा करा दिया, तो हमारे पास 4,000 का बैलेंस है। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट आपको पता है एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। इफ सेल्स रिटर्न इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एरोनेस्टली बाय ₹2,000, द नेट इनकम विल, देखिए आपको क्या कह रहा है, सेल्स रिटर्न को हमने क्या शो कर दिया, परचेज अकाउंट में डाल दिया, सेल्स रिटर्न को हमने परचेज अकाउंट में डाल दिया। अब बच्चों एक मिनट के लिए आप ये सोचें कि सेल्स रिटर्न की नेचर क्या है। सेल्स रिटर्न की नेचर, सेल्स रिटर्न भी डेबिट होता है, परचेजेस भी डेबिट होता है। तो देखें, इस मिस्टेक से आपके नेट प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस मिस्टेक से आपके नेट प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। कोई सवाल निकालें जिसमें सेल्स रिटर्न हो, उसको आप सेल्स रिटर्न नहीं दिखाएं, उसको परचेजेस की फिगर में प्लस कर दें, तो देखिएगा आपका आंसर पे नेट नो इफेक्ट आएगा, क्योंकि दोनों ही एक्सपेंस है। हमने क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न नहीं दिखाया, उसको परचेजेस में दिखा दिया। सही है, ये अच्छा एमसीक्यू है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये एक अच्छा एमसीक्यू है आपके पास। हाँ चलो क्या है? सही है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये एक एमसीक्यू अच्छा है, इसको देख लीजिएगा। नंबर 20, एनएसएफ स्टैंड्स फॉर, एनएसएफ का मतलब होता है नॉन सफिशिएंट फंड। ये नॉन सफिशिएंट फंड यानी हमारे बैंक में इतने पैसे नहीं है कि जितने का हमने चेक दे दिया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों, डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। ये 2011 प्राइवेट हमारा एमसीक्यूज होगा इसके सॉल्व। सही है, अल्लाह हाफिज।